जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी ग्रुप पे। आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए आज सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की, जी हाँ, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की एक वैकेंसी आई है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। काफ़ी बच्चे इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो इसके बारे में हम सब कुछ आपको इस डिटेल से बताने वाला हूँ। छोटी छोटी बारीकी मैं इस वीडियो में बता दूंगा जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते हुए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशानी करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेरी होती है, तो बार बार इंडिविजुअल एक एक का कमेंट्स का रिप्लाई देना मुमकिन नहीं है। देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर सिलेक्शन ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ऑन कंपल्सरी ग्राउंड। कंपल्सरी ग्राउंड होता है अनुकंपा, मतलब जैसे आपके नीचे इन्होंने डेफिनेशन भी दी हुई है कि डिपेंडेंट का या अनुकंपा के आधार पे किस तरह की वैकेंसी होने वाली, क्या क्या होने वाली, मैं आगे भी इस बारे में समझाता चलूंगा। देखिए आगे दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ, ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल से दिया हुआ है कि ये जो वैकेंसी होने वाली है ये किसकी होने वाली है और क्यों होने वाली है। एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ऑन कंपल्सरी ग्राउंड आर इनवाइटेड from the willing and eligible next of knee male and female wholly dependent member of disabled person died while in service including death by suicide, killed in action, missing, medical, boarding out। क्या क्या डिपेंडेंट होते हैं? देखिए जो कंपल्सरी ग्राउंड होता है उनमें कौन कौन एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट टू नी के लिए अप्लाई होता है और ये मेल और फीमेल के लिए होता है, और जो होली डिपेंड होगा, पूरी तरह से डिपेंड होगा अपने मम्मी पापा या जो भी डिपेंडेंट की कैटेगरी में आता होगा उन पे होगा। तो कौन कौन डिपेंडेंट होगा? देखिए अगर आपके फादर हैं या मदर हैं, जो भी आपके जिस पे आप डिपेंडेंट हैं, वो अगर इन सर्विस डेथ कर जाता है, इन सर्विस सुसाइड भी कर लेता है या किलिंग हो जाता है, किसी एक्शन में किलिंग हो जाता है, मिसिंग हो जाता है या मेडिकल किसी को अनफिट करके हम बाहर निकाल देते हैं डिपार्टमेंटली, तो वो भी, उसके जो परिजन हैं वो भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आगे इन्होंने और क्या दिया हुआ है, देखिए आगे दिया हुआ है कि डेफिनेशन ऑफ नेक्स्ट ऑफ नी ओब्लिक डिपेंडेंट, कि आप अपने फैमिली मेंबर पे डिपेंडेंट है या नहीं है, ये वैकेंसी आप पे है या नहीं है, वो फुल डिटेल दी हुई है। कौन कौन है? स्पाउस। स्पाउस क्या होता है? पति पत्नी। अगर आपके हस्बैंड है तो आप पत्नी हैं तो आप डिपेंडेंट हो जाती हैं, आपके पत्नी हैं और आप हस्बैंड हैं तो आप उन पर एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। आगे क्या है? सन, इंक्लूडिंग अडोप्ट सन, और मतलब अगर आपको किसी ने गोद लिया है तो आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है डॉटर, इंक्लूडिंग एडोप्ट डॉटर, अगर आपको गोद लिया है पुत्री को वो भी। उसके बाद डी है आपका अनमैरिड ब्रदर और सिस्टर इन द केस ऑफ अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट। अनमैरिड ब्रदर और सिस्टर, अगर आप अविवाहित हैं, भाई बहन, तो हो जाते हैं इन केस ऑफ अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट कोई है और वो अनमैरिड है तो उसके भाई बहन जो कि अनमैरिड ही होनी चाहिए। देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। जो आर्मी होता है उसका रिलेशन भर्ती अलग निकलती है, उनके लिए क्राइटेरिया अलग हो जाती है, लेकिन जब पैरामिलिट्री फोर्सेस में आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप डिपेंडेंट है या नहीं है। आपके मम्मी पापा, भाई बहन या सगे संबंधी पैरामिलिट्री फोर्सेस में होते हैं, जॉब करते हैं, फिर भी आप उन पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं उनके लिए रूल अलग है, हमारे लिए रूल अलग हो जाते हैं। तो ये सब कुछ उन्होंने डिटेल से दिया है कि भाई कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, कौन कौन एलिजिबल नहीं होगा। तो मैं डिटेल से बता रहा हूँ कि कल को आपको परेशानी ना आए। ई में क्या दिखा रखा है कि देखिए ये एक मेमोरेंडम दिया हुआ है, किसी का लेटर का, एमएचए का लेटर है, उसको देख लेना। उसके बाद हु वाज होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स एट द टाइम ऑफ हिज डेथ इन हरासमेंट और रिटायरमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड एज द केस मे बी। तो अगर आपको मेडिकल ग्राउंड पे या किस तरह से है उसका दे रखा है। मतलब टोटल इन्होंने सब कुछ इन्होंने डिटेल से दिया है कि आपको कोई भी परेशानी कल को ना हो, समझने में परेशानी ना हो। आगे एडॉप्शन डीड की दे रखी है कि किस तरह से कैसे आप ले सकते हैं। अगर वैकेंसी की बात करें तो देखिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 38 पोस्टें यहाँ पे दी हुई हैं। हमने पहले ही बता दिया था कि भाई रिलेशन की या कंपल्सरी ग्राउंड पे वैकेंसी आने वाली है। और आपके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि इसके बाद आपकी ओपन रिक्रूटमेंट आ जाएगी जो सभी के लिए वैलिड होगी। ये ओनली डिपेंडेंट वालों के लिए है, कंपल्सरी ग्राउंड पे है, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है वो सभी के लिए होगी, ओपन भर्ती होगी। ओपन इन द सेंस कि उसमें कोई भी वैकेंसी में कोई भी अप्लाई कर सकता है। आगे इन्होंने क्या दिया है, एलिजिबल नेक्स्ट ऑफ नी में अप्लाई टू यूनिट ऑफिस वेयर गवर्नमेंट सर्वेंट लास्ट सर्वेड। मतलब आप वहीं से अप्लाई कर सकते हैं जहां पे आपके जो डिपेंडेंट हैं, आप जिस पर वो कहां पर सर्विस कर रहा था, लास्ट सर्विंग कहां पर थे। उसके बाद आगे दिया है एप्लीकेशन फॉर्म, ये है एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड टू यूनिट ऑफिस बाय 15/10, यहाँ 15/10/2021 थ्रू स्पीड पोस्ट
रजिस्टर्ड पोस्ट, बाई हैंड, मतलब आप इनमें से तीसरों में से दे सकते हैं। स्पीड पोस्ट दे सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट दे सकते हैं, और आप बाई हैंड जाके यूनिट में आप इसको जमा कर सकते हैं। आगे इन्होंने क्या दिया है, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने 12th मांगा है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, जो मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी होती है वो 12th से ही होती है, तो यहाँ पे 12th दिया हुआ है। उन्होंने नोट दिया है 2 और 3 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन टेक्निकल एजुकेशन डन आफ्टर 10 क्लास इज नॉट इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट। अगर आपने 10th किया है और उसके बाद आपने कोई 2 ईयर या 3 ईयर का कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन टेक्निकल एजुकेशन में लिया है तो वो इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा 12th के। आगे इन्होंने क्या दिया है, आगे स्पीड टेस्ट के बारे में हम बात करें। एज आपको पता है कि 18 से 25 साल इन्होंने मांगी है, यहाँ पे 18 से 25 आपकी एज हो जाती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट की बात करेंगे हम, एज ये यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट की बात करें, इंग्लिश टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर। आपकी जो स्पीड टेस्ट होनी चाहिए इंग्लिश में वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर आप हिंदी की करते हैं तो हिंदी टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर, 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। बेसिकली आपकी जो इंग्लिश होगी वो आपका 35 वर्ड पर मिनट होगा और हिंदी आपकी 30 वर्ड पर मिनट होगी। उसके बाद आगे दिया है कोरस्पॉन्डिंग टू 10,500 की डिप्रेशन पर हावर इन इंग्लिश, 9,000 की डिप्रेशन पर हावर इन हिंदी विद एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन ईच वर्ड ऑन कंप्यूटर। मतलब 5 की का एक वर्ड माना जाएगा और आपको 9,000 की इंग्लिश में और 10,500 की आपको हिंदी में प्रेस करनी होगी। उसके बाद स्किल टेस्ट इन हिंदी शैल बी ओनली बाई रेमिंगटन गेल की लेआउट विद मंगल फॉन्ट। इन्होंने फॉन्ट का भी डिटेल से इन्होंने बता दिया है कि देखिए, स्किल टेस्ट इन हिंदी शैल बी कंडक्टेड ओनली ऑन रेमिंगटन गेल की लेआउट विद मंगल फॉन्ट। और ये आपको मैं क्लियर कर दूं कि इनकी जो वैकेंसी आने वाली है नेक्स्ट जो ओपन भर्ती होगी उसमें भी सेम टू सेम यही क्राइटेरिया रहने वाली है। आगे इन्होंने इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए हाइट और वेट का देख लेते हैं। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट शेड्यूल का एसटी के लिए दिया हुआ है कि 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, एक्सेप्ट शेड्यूल एसटी के लिए नहीं है, तो सभी के लिए 165 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। रिलैक्सेशन के लिए कैंडिडेट फिल इन द कैटेगरी ऑफ करवाली, कुमायूं, गोरखाज, डोगरा, महाराज, ये सब इन सब के लिए कितना है 162.5 सेंटीमीटर है मेल कैंडिडेट के लिए और 150 सेंटीमीटर है फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट। अगर हम बात करें एसटी कैंडिडेट के लिए तो 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए और 150 सेंटीमीटर है आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए। चेस्ट की बात कर लें तो जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए आपका 77 सेंटीमीटर है अनएक्सपेक्टेड और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी कैंडिडेट के लिए आपका 76 और 81 आपका सीना होना चाहिए। मेल के लिए एक्सेप्टेबल होगा, मेल के लिए कोई सीना नहीं होगा विद मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन की बात कर लें क्योंकि रिटन से ही होगा, तो द रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 1 पेपर ओनली कैरिंग 225 मार्क का होगा ये। और देखिए 225 मार्क का होगा, कैसे होगा, क्या क्या होगा। पार्ट 1 200 नंबर का होगा। हिंदी लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। देखिए सिलेक्शन बी में होगा जनरल इंटेलिजेंस होगा, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो जाएगा, क्लियर एप्टीट्यूड हो जाएगा, ये सारा हो जाएगा। उसके बाद ये 200 नंबर का होगा और उसके बाद नेक्स्ट जो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा कंसिडर ऑफ 2 क्वेश्चन, ये आपका दूसरा जो होगा 200 नंबर का पहला हो जाएगा। उसके बाद पार्ट बी हो जाएगा 25 नंबर का और उसमें आपको ऐसे होगा 15 मार्क का विच इज टू बी रिटन इन अबाउट 150 वर्ड इन हिंदी और इंग्लिश एंड लेटर। एक तो ऐसे हो जाएगा आपका 15 नंबर का और लेटर हो जाएगा 10 नंबर का। यदि भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे दिया है नोट में द कैंडिडेट शुड ब्रिंग ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलोंग विद फोटोकॉपी एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अटैच्ड विद दिस नोटिस। इस नोटिस के साथ जो जितने भी अटैचमेंट है, इंक्लोजर है, उसको फिलअप करने के बाद आप बाई पोस्ट, बाई हैंड या स्पीड पोस्ट के थ्रू आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। डेट दी हुई है कब तक चाहिए। ऑल एलिजिबल नेक्स्ट ऑफ नी में, नेक्स्ट ऑफ नी होता है जो नेक्स्ट ऑफ नी मतलब उसके बाद आने वाला जो डिपेंडेंट है आप उस पर, तो ऑल एलिजिबल नेक्स्ट ऑफ नी में अप्लाई इन प्लेन पेपर स्क्रिप्टेशन इन द नेम ऑफ द पोस्ट इन एप्लीकेशन अलोंग विद 3 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ्स।
ये सब कुछ इन्होंने डिटेल से दिया है, एक बार चेक कर लेना। ये इनके इंक्लोजर हैं, यहाँ पे इन्होंने सब कुछ और डिटेल से दिया है, क्या क्या आपको पेपर चाहिए होंगे ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सब कुछ इसको पढ़ लेना। आप जब जाएंगे डायरेक्टली सीआरपी की वेबसाइट पे रिक्रूटमेंट की, तो वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना कैसे क्या करना है। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो मेरे को कमेंट्स कर देना, मैं अलग से आपको एक सेपरेट वीडियो किस तरह से फिलअप करना है वो बता दूंगा। तो ये सब कुछ था। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।